Students, welcome to my channel NCERT समृद्ध क्लासेस। टुडे विल स्टडी चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ड्स यानी कि जीवन जगत। इसके अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट इज द लिविंग, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड्स, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड टैक्सोनोमियल एड्स। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अगर फ्रेंड्स आपने मेरे जो चैनल्स को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। हम अपने चारों तरफ बहुत सारी जो प्लांट्स, एनिमल्स और उसके साथ ही जो माउंटेन्स, रिवर, लेक, फॉरेस्ट, हॉट स्प्रिंग, कोल्ड स्प्रिंग, जो डेजर्ट्स एक्सेट्रा ये सब देखते हैं। उसके साथ ही कुछ बर्ड्स होते हैं जो माइग्रेट करते हैं, इनकी माइग्रेटिंग बर्ड्स हो गए, वैल्यू ऑफ द फ्लावर, एवरीथिंग देखते हैं। ठीक है, तो हम ये सभी चीज देखते ही है जो हमारे सराउंडिंग इनकी प्रेजेंट होती है। अब उसमें आता है कि व्हाट इज द लिविंग, कि लिविंग क्या है इसमें अंदर। ठीक है, तो लिविंग के अंदर क्या है कि जो हम अपने जो देखते आ रहे हैं पारंपरिक रीति, कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो इनकी वो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, उनके अंदर वृद्धि होती है, रिप्रोडक्शन होता है, जनन करते हैं, एबिलिटी टू द सेंस एनवायरमेंट, इनके वातावरण को समझने की उनके अंदर क्षमता होती है, एंड माउंट ए सुटेबल रिस्पॉन्स टू कम टू आउट आवर माइंड इमिडिएटली, यानी कि हमारे दिमाग में कुछ भी हम देखते हैं तो उसके अंदर एक अलग से रिस्पॉन्स देते हैं, यानी कि अलग से हर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एक यूनिक फीचर होता है। उसके साथ ही में कुछ फीचर इसमें होते हैं मेटाबॉलिज्म के। ठीक है, उसके अंदर एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेशन और सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, कि सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट और एमरजेंस टू दिस लिस्ट वगैरह की ये सब इसके अंदर कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर होते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। तो when we try to define living, we conveniently look for the distinct characteristic exhibited by the living organism की growth करना, reproduction, ability to sense environment and mount a suitable response to come to our mind immediately as unique feature of living organism. One can add a few more feature like metabolism, इनकी metabolism होता है, ability to the self replicate, self organize, interact and emergence to this list. तो let us try to understand each of this. तो हम अब इसके अंदर सबसे यहाँ पे ये सभी समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट हमारा ये आता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, यानी कि ग्रोथ, कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, वृद्धि करता है, उसके अंदर ग्रोथ होती है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अंदर ये सभी बता रखा है। तो फर्स्ट इसके अंदर ग्रो, कि जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं कि उसके अंदर क्या करते हैं, वो ग्रो करते हैं। कि मान लो कोई एक व्यक्ति तो उसके अंदर के ट्विंस के जो कैरेक्टर्स आते हैं तो वो भी उसके अंदर जो ग्रो करते रहते हैं। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है उसके अंदर भी ग्रोथ होती है बाई सेल्स के अंदर। ठीक है, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर भी ग्रोथ होती है। तो इसके अंदर यही बता रखा है कि इंक्रीज इन द मास, यानी कि मास का बढ़ना, एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरेक्टर्स, यानी किसी भी व्यक्तिगत के अंदर उसके जो गुण का बढ़ना, ये कि ग्रोथ होना कैरेक्टरिस्टिक का, जो उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें, और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और एक जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है ग्रोज बाय सेल डिवीजन, उसके अंदर किसके थ्रू होता है, सेल डिवीजन के बाद ग्रोथ होते हैं। इनकी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो एक और एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हो, जैसे प्लांट्स हो गया, ह्यूमन बीइंग्स हो गए। ठीक है, ये सभी क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो प्लांट्स ग्रो इन द सेल डिवीजन कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर भी जो ग्रोथ होती है वो किसके थ्रू होती है, सेल डिवीजन के अंदर। कि सेल का डिवीजन होता है, 1 से 2 बनती है, 3 बनती है, 4 बनती है। तो इस तरह से सेल का ग्रुप बन गया। जब सेल का ग्रुप बन गया तो उससे क्या बन जाता है, टिश्यू बन जाता है। टिश्यू से फिर उसमें ऑर्गन बनता है। ठीक है, इस तरह से उसमें सेल से डिवीजन के थ्रू ग्रोथ होती है, लगातार जो होती रहती है, उसके जीवन चक्र में चलती रहती है। उसी तरह से एनिमल्स होते हैं, तो एनिमल्स के अंदर भी जो ग्रोथ होती है सर्टेन एज, यानी कि एज के अकॉर्डिंग होती रहती है। ठीक, उस तरह जो सेल डिवीजन होता है, जो सर्टेन अकर्स इन द सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल, कि जो टिश्यू सेल डिवीजन होगा, उसके बाद सेल डिवीजन के बाद क्या होगा, एक सेल का ग्रुप बनेगा। सेल का ग्रुप बनने के बाद फिर वो किस में चेंज हो जाएगा, टिश्यू के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो सेल डिवीजन अगर सर्टेन किस में होगा, टिश्यू में होगा, टू रिप्लेस लॉस्ट सेल, यानी कि जो सेल है वो रिप्लेस हो जाएगी। और जो कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके अंदर भी ग्रो होती है बाई सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर एक सेल प्रेजेंट होती है। तो इसके अंदर इजिली से ऑब्जर्व कर सकते हैं इसमें, इनकी विट्रो कल्चर के अंदर, जो काउंटिंग द नंबर ऑफ द सेल अंडर द माइक्रोस्कोप, जो हम उसके अंदर जो कुछ काउंटिंग जो सेल
नंबर होते हैं उसको हम काउंटिंग कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू। उसके अंदर कुछ हायर एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं वो भी सभी ग्रो करते हैं, रिप्रोडक्शन होता है, उसके अंदर मैच्योरिटी सी आती है, ठीक है। तो ये सभी किसके थ्रू उसमें ग्रोथ होती है, सेल्स के थ्रू होती है, कि सेल्स का डिवीजन होगा तो उसके अंदर जैसे उसमें ग्रोथ होती चली जाएगी। अब आप देखते हो कुछ इसके अलावा जैसे माउंटेन्स हो गए, बोल्डर्स, सैंड माउंट हो गए, रॉक्स वगैरह एक्सेट्रा, तो इनके अंदर भी ग्रोथ होती है। ये क्या है, सभी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। अब इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर ग्रोथ होती है, वो होती है बाई अक्यूमुलेशन ऑफ द मटेरियल्स ऑन द सरफेस, यानी कि एक जगह पर जब ये चीज इकट्ठी हो जाती है तो इसके अंदर इसका जो सरफेस एरिया क्या होता है, बढ़ जाता है, तो इसके द्वारा इसमें इसकी ग्रोथ हो जाती है। जैसे कई जगह पर मिट्टी का ढेर लग गया तो बहुत सारी मिट्टी हो जाती है, ठीक है, कि रॉक्स वगैरह से, चट्टान वगैरह से इसमें माउंटेन्स वगैरह बन जाते हैं। तो इसमें जो अक्यूमुलेशन ऑफ द मटेरियल ऑन द सरफेस के थ्रू ग्रोथ होती है। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर जो ग्रोथ होती है वो इनसाइड होती है, यानी कि अंदर की तरफ होती है ग्रोथ। देयरफॉर द कैन नॉट टेकन डिफाइंड प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जिसके द्वारा हम जो उसकी लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं कर सकते। जो कंडीशन होती है वो ऑब्जर्व की जाती है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं उसके कैरेक्टर्स के थ्रू। तो ये सभी इस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ होती है। नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट आता है कैरेक्टरिस्टिक में, रिप्रोडक्शन यानी कि जनन। लाइक वाइज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक है। अब जितने भी मल्टी सेलुलर्स होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है तो वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन के थ्रू यानी कि एक से यानी कि दो जो बनता है, यानी कि प्रोडक्शन होता है, प्रोग्रेनी होती है, प्रोसेस होता है, तो उसके अंदर वो पेरेंट्स के थ्रू, तो वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर उसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब जो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिप्रोड्यूस होगा कुछ के अंदर होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ओनली 1 पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। जैसे फंजाई होगी, फंजाई के अंदर क्या है, मल्टीप्लाई होता है, एक फंजाई से 2 फंजाई बनती है, ठीक है, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन के थ्रू होता है, यानी कि मल्टीप्लाई होता है। तो फंजाई के अंदर क्या होता है, जो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो फंजाई के अंदर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर स्पोर फॉर्मेशन होता है, उसमें स्पोर्स बनते हैं। जो स्पोर फॉर्मेशन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट होता है। तो स्पोर्स क्या होते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं इजिली से, तो उसी स्पोर से फिर क्या होता है, फंजाई ग्रो कर जाती है, ठीक है। तो ये था एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे यीस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, इसके अंदर क्या होता है, बडिंग होता है। बडिंग भी क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट हो गया। प्लेनेरिया फ्लैट वॉर्म होता है, ये ट्रू रीजनरेशन होता है, इनकी एक पार्ट को अगर इसको कट कर दे तो वो ही पार्ट इसके अंदर पूरी तरह से डेवलप्ड होकर न्यू ऑर्गेनिज्म बना देगा। ये भी इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसी तरह से फ्रेगमेंटेशन, ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लॉस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द बिकम फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी जो उसका लॉस्ट पार्ट होता है वो रीजनरेट होकर न्यू ऑर्गेनिज्म बना देता है। फंजाई के अंदर भी फ्लेमेंटेनियस जो एल्गी होती है उसके अंदर जो प्रोटोनिमा, मोसिस, ये सभी इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन, इसमें भी क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन, ये सभी क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पार्ट है। अब उसके बाद जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कुछ जो बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी, अमीबा, ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। इसके अंदर रिप्रोडक्शन साइनोमोमस विद ग्रोथ, इसमें क्या होता है, इंक्रीज द नंबर ऑफ द सेल, जो सेल नंबर इसमें क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो उसके साथ साथ इसमें जैसे ही सेल नंबर इंक्रीज होंगे तो उसकी ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी, ग्रोथ होती जाएगी। ग्रोथ होगी तो इसमें जो इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द मास इसमें बढ़ता चला जाएगा। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हम उसे इजीली से डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके अंदर इसमें यूजेज 2 टर्म्स आती है, एक आती है ग्रोथ और दूसरी होती है रिप्रोडक्शन, यानी कि इसमें वृद्धि होती है और इसमें जनन होता है। इसमें मैनेज कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके अंदर जो रिप्रोडक्शन नहीं होता, यानी कि वो रिप्रोड्यूस नहीं करते। मूल्स, सर्टाइल, वर्कर बीज, फर्टाइल्स, ह्यूमन कपल्स एक्सेट्रा, ठीक है, यानी कि जो खिच्चर हो गए, कुछ सर्टाइल जो वर्कर बीज यानी कि हनी बीज होती है, जो छत्ते वगैरह के अंदर जो वर्कर बीज होती है काम वर्क करने वाली, वो होगी जो फर्टाइल ह्यूमन कपल, ठीक। ये सभी क्या होते हैं, नॉट रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसमें अंदर रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी ऑल इंक्लूड डिफाइंड कैरेक्टर, ठीक है। इसमें जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन के जो कैरेक्टर होते हैं वेल डिफाइंड नहीं होते, इसलिए रिप्रोड्यूस करने में असमर्थ होते हैं, ठीक। अब उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर, अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लाइफ इज द मेटाबॉलिज्म, कि लाइफ के अंदर मेटाबॉलिज्म होती है।
अब जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो केमिकल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। इन केमिकल के अंदर कुछ स्मॉल होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, जो वेरियस क्लासेस, साइज और फंक्शन होता है। अब इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूटली यानी कि मेड ऑफ तो कुछ चेंजेज आते हैं, यानी कि चेंज होते हैं कुछ बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। तो इसमें जो केमिकल कन्वर्ट्स करके कुछ रिएक्शन बनाते हैं, जो रिएक्शन के अंदर कुछ यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है। तो जो मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होती है तो इसके अंदर स्टिमुलेसली यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके इनसाइड होती है, यानी कि ऑर्गेनिज्म के इनसाइड में होती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये चेंजेस वगैरह ये सभी क्या आते हैं, मेटाबॉलिज्म के अंदर आते हैं। अब जो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर्स होते हैं, इसके साथ में जो ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, फंजाई, माइक्रोब्स एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म, यानी इन सब के अंदर भी मेटाबॉलिज्म होती है। अब जो सम ऑफ टोटल ऑफ द केमिकल रिएक्शन अकर्स इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो टोटल सम ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है हमारे शरीर के अंदर, ये सभी क्या कहलाती है, मेटाबॉलिज्म कहलाती है। जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, उसके अंदर भी है कि जो एग्जिबिट ऑब्जेक्ट के अंदर मेटाबॉलिज्म होती है, जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है, सॉरी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, वो कैन बी डिमोन्स्ट्रेट यानी कि आउटसाइड ऑफ द बॉडी इन द सेल फ्री सिस्टम। एंड जो आइसोलेटिक मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है उस आउटसाइड ऑफ द एन ऑर्गेनिज्म को वो परफॉर्म करती है एक टेस्ट ट्यूब, नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग। Hence, जो while metabolism is the differ further all living organism without exception, isolated metabolic reaction in vitro are not living thing but surely living reaction। कि जबकि जो metabolic reaction होती है उसको define कर सकते हैं फिर जो भी living organisms के अंदर without exception से, और जो isobolic metabolism reaction होती है in vitro वो non living things के अंदर, लेकिन वो surely living reaction होती है। Hence, जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक है कि जो भी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है यानी कि जो लिविंग्स है उसके अंदर डिफाइनिंग एक फीचर होता है लाइफ फॉर्म के अंदर। हमें पता है कि जो भी लिविंग्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर एक एबिलिटी होती है यानी कि एनवायरनमेंट को समझने की, ठीक है। इनकी सेंस होती है, वो अपने जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है जो भी उसके अंदर उसको इनकी उस अकॉर्डिंग वो क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है कि जो एनवायरनमेंट के स्टिमुलाइज में। तो इसके अंदर क्या क्या फिजिकल और केमिकल और जो बायोलॉजिकल जो चेंजेस वगैरह आते हैं, ठीक है। तो उसमें जो सेंस ऑफ आवर जो एनवायरनमेंट की, तो आवर सेंस ऑर्गन्स, जो एनवायरनमेंट का जो सेंस होती है वो किसके थ्रू लेते हैं, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, यानी कि जितने भी लिविंग्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सबके सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो प्लांट्स जो रिस्पॉन्स देते हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर को, तो वो देते हैं एक्सटर्नल फैक्टर को, लाइट को, वाटर को एंड टेम्परेचर और अदर ऑर्गेनिज्म पोल्यूटेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये इसको रिस्पॉन्स देते हैं प्लांट को। लेकिन जो ऑल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक्स, जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स यानी कि यूकैरियोटिक, कैन सेंस एंड रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल क्यूज कि फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इज द सीजनल ब्रीडिंग, यानी कि जो फोटो पीरियड्स होता है वो अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन को, वो सीजनल ब्रीडिंग्स में। एंड बोथ प्लांट और एनिमल, यानी कि प्लांट और एनिमल्स दोनों को। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडीज। All organisms therefore are aware of their surrounding. Human being is the only organism who is aware of himself and his self consciousness। कि हर ऑर्गेनिजम्स अवेयर रहता है उसकी चारों तरफ यानी कि क्या हो रहा है, लेकिन जो एक ह्यूमन्स बींग्स ऐसा होता है कि वो अपने आप को अवेयर करता है, वो उसकी अपनी खुद की एक आत्म चेतना होती है यानी कि सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक है कॉन्शियसनेस यानी कि आत्म चेतना। देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखो जब किसी भी ऑर्गेनिजम्स को यानी कि ह्यूमन्स बीइंग को ऑर्गेनिज्म में यानी कि व्हेन इट कम टू ह्यूमन्स बीइंग के अंदर ऑल द मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन ऑफ द लिविंग स्टेट वी ऑब्जर्व पेशेंट लाइंग इन द कोमा इन द हॉस्पिटल वर्चुअली, कि हम कोई भी जो देखते हैं कई बार मोस्टली कि कोई पेशेंट है, ठीक है, जो कोमा वगैरह के अंदर चला जाता है तो डॉक्टर वगैरह के पास लेके जाते हैं, तो पेशेंट के अंदर उसमें क्या होती है, जो नो सेल्फ कॉन्शियसनेस यानी कि उसकी खुद की आत्म चेतना नहीं होती। तो उसके अंदर हम उसमें पता नहीं कर सकते कि वो जिंदा भी है या मर गया या फिर अपनी नॉर्मल लाइफ में आएगा या नहीं आएगा, यानी कि वो लिविंग भी है और नॉन लिविंग, यानी कि उसकी कंडीशन ऐसी हो जाती है। तो जो हायर क्लासेस के अंदर आप जानोगे कि जो लिविंग फिनोमिना के अंदर कि ड्यू टू अंडरलेइंग इंटरेक्शन
जो अंडरलाइंग इंटरेक्शन में, तो जो प्रॉपर्टी ऑफ द टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूंट सेल, जो प्रॉपर्टी होती है टिश्यू की वो प्रेजेंट नहीं होती कॉन्स्टिट्यूंट सेल्स के अंदर, बट अराइज एज रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन अमोंग द कॉन्स्टिट्यूंट सेल्स, लेकिन वो जो रिजल्ट शो करती है कॉन्स्टिट्यूंट सेल्स के अंदर, लेकिन जो उसके जो गुण्स होते हैं वो उसमें प्रेजेंट नहीं होते। सेम होती इसी तरह से जो प्रॉपर्टी होती है सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की वो प्रेजेंट नहीं होती मोलिकुलर कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑर्गेनिजम्स में, लेकिन जो रिजल्ट होता है वो इंटरेक्शन जो अमोंग ऑफ द मोलिकुलर कंपोनेंट का वो कंप्राइज करती है ऑर्गेनल्स के अंदर। और जो इंटरेक्शन रिजल्ट एमरजेंट प्रॉपर्टी एट ए हायर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि हायर लेवल्स में अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो जो फिनोमिना होता है ट्रू इज द हेरिकेरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लेवल, कि जो हर लेवल के अंदर यह जो फिनोमिना है ये हेरिकेरी यानी कि चलता रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी के इस तरह से, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, इवॉल्विंग होता है और सेल्फ रेगुलेटिंग और इंटरेक्टिव सिस्टम आर द कैपेबल्स वगैरह इस तरह से, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके अंदर ग्रो होती है, रिप्रोडक्शन होता है, जो कैरेक्टर मेटाबॉलिज्म्स होती है, कॉन्सिस्टेंस होती है और सेल ऑर्गेनिजम्स होता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा आता है डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम जो अपने चारों तरफ सराउंडिंग अंदर वेराइटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखते हैं, जिस ऑर्गेनिजम्स के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी प्रेजेंट होते हैं कि पोटेड प्लांट, इंसेक्ट, बर्ड, यूअर पेट्स, अदर एनिमल्स, प्लांट, ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे चारों तरफ जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वो फिर भी हमारे चारों तरफ सराउंडिंग यानी कि अराउंड अस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे हम एरिया के अंदर इंक्रीजिंग एरिया के अंदर बढ़ते एरिया के अंदर हम जितने भी ऑब्जर्व करेंगे, जितने भी हम देखते जाएंगे, उसी तरह से रेंज ऑफ द वैरायटी ऑर्गेनिज्म की क्या होगी, बढ़ती चली जाती है, ठीक है। कि आप फिर फॉरेस्ट में देखोगे तो फॉरेस्ट में अंदर आपको डेस्ट फॉरेस्ट दिखाई देगा, उसी तरह से आप फिर आगे और जाओगे तो ग्रेटर नंबर और काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई देगी, ठीक। तो इसके अंदर जो हमारी बायोडाइवर्सिटी क्या कहलाएगी कि जो भी डिफरेंट काइंड ऑफ द प्लांट, एनिमल, ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट है, जितनी भी स्पीसीज प्रेजेंट है, ये सारी क्या कहलाती है, बायोडाइवर्सिटी कहलाती है, ठीक है। तो एनसीईआरटी वही बताता है कि द नंबर ऑफ द स्पीसीज दैट आर नोन एंड द डिस्क्राइब रेंज बिटवीन द 1.7 एंड 1.8 मिलियन स्पीसीज जो प्रेजेंट है, दिस रेफर टू द बायोडाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी द्वारा रेफर करती है द नंबर ऑफ एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द अर्थ, ठीक है। तो वी शुड रिमेंबर दैट एज द एक्सप्लोर न्यू एरिया एंड इवन ओड न्यू ऑर्गेनिज्म कॉन्टिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाई। अब इसके अंदर जो स्टेट अर्लियर्स में कि बहुत सारे जो मिलियन प्लांट और एनिमल्स जो वर्ल्ड में प्रेजेंट है, तो हम जानते हैं कुछ प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है, हमको पता है, तो हम अपने इलाके के जो प्लांट्स और एनिमल्स को अपने लोकल लैंग्वेज में बताते हैं, ठीक है। उसी तरह से अदर जो कंट्री होगी, अदर स्टेट हो गए, वो भी इन्हीं प्लांट्स और एनिमल्स को वे अपनी लोकल लैंग्वेज में बताएंगे कि इनका नाम क्या है। तो इस तरह सब अपनी अपनी जो कॉमन यानी कि जो लोकल लैंग्वेज के अंदर इसका नाम बता देते हैं। तो इसके अंदर अगर हम उनके इलाके में जाएंगे तो हम अपने नाम से जानेंगे, ठीक है, वो हमारे इलाके में आएंगे तो वे अपने नाम से जानेंगे। तो इस तरह से हमें उनके वहाँ पे जानने के बाद उनकी जो स्पीसीज है उनका पता करेंगे, यानी कि जो भी बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो प्रेजेंट है, तो उसमें हमें कन्फ्यूजन होती है। तो इसके लिए जो साइंटिफिक था उन्होंने इनको एक स्पेसिफिक यानी कि साइंटिफिक नाम दिया है हर ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। इनकी इसको फिर उसने क्या कहा है, नोमेनकल्चर का है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है। तो हैंस द नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज दैट द पार्टिकुलर organism is known by the same name all over the world. This process is called the nomenclature. लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक स्टैंडर्डाइज्ड नेम दिया है हर एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को, जिसको सेम नाम से सभी पूरे वर्ड्स में जानेंगे, वही क्या कहलाया है, नोमेनकल्चर कहलाया है। अब नोमेनकल्चर के अंदर जो नाम दिया गया है उसमें ऑर्गेनिजम्स को वो डिस्क्राइब किया गया है पूरी तरह से एकदम करेक्टली। नो टू वट ऑर्गेनिज्म नेम इज अटैच टू, इनकी उसके अंदर क्या ऑर्गेनिजम्स का जो नाम अटैच है, ठीक है। और ये सब कुछ इसके द्वारा दिया गया है कि आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक, जैसे कि हम उसमें आइडेंटिफाई कर सके आसानी से, ठीक। तो इसके अंदर द ऑर्डर इन ऑर्डर टू फैसिलिटी द स्टडी नंबर ऑफ द साइंटिफिक द एस्टेब्लिश प्रोसीजर टू असाइन द साइंटिफिक नेम टू each no organism. This is acceptable to biological all over the world. For plant, scientific name are based on the agreed principle of the
क्रिटिया, कि जो भी हर प्लांट का, एनिमल्स का, सबका एक साइंटिफिक नेम दिया गया है तो उसी को ही एक्सेप्ट किया है बायोलॉजिस्ट ने, उसी को इसको बायोलॉजिकल्स नेम कहते हैं कि हर प्लांट्स का ये और एनिमल्स का एक साइंटिफिक नेम है। ठीक है, उसकी प्रिंसिपल और क्रिटिया के बेस पे ये एग्री किया गया है। तो उसके अंदर जो प्रोवाइड किया गया है इन इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनकल्चर, यानी कि ICBN, यानी कि जो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनकल्चर, यानी कि जो प्लांट का जो साइंटिफिक नेम दिया गया है, प्लांट को जो प्रोवाइड किया गया है, जो प्लांट उसको कहा गया है बॉटनिकल नोमेनकल्चर। और उसके अलावा जो एनिमल्स को जो टैक्सोनॉमी, यानी कि जो ये है प्लांट्स को वर्गीकृत किया गया, प्लांट्स के जो नोमेनकल्चर को यानी कि एक टैक्सोनॉमी दी गई है, वर्गीकरण किया गया है, उसको ICBN बोलेंगे। और जो एनिमल्स को जो इन्वॉल्व किया गया है जिस नाम के अंदर, उसको बोला गया है इंटरनेशनल कोड ऑफ द जूलॉजिकल नोमेनकल्चर, यानी कि ICZN। ठीक है, इन दोनों में ये दोनों डिफरेंस है, इसमें आपको बताना है। अब जो नाम दिया गया है बायोलॉजिकल्स के अंदर, ये जो इसमें तो एनिमल्स और प्लांट्स का पता चल गया आपको कि जो एनिमल्स का जो कोड दिया गया है बॉटनिकल नोमेनकल्चर कहेंगे, और जो प्लांट्स को जो कोड ऑफ द बॉटनिकल नोमेनकल्चर, और एनिमल्स को जो इंटरनेशनल कोड ऑफ द जूलॉजिकल नोमेनकल्चर। अब जो साइंटिफिक नोशन कि हर ऑर्गेनिजम्स का ओनली एक ही नाम रखा गया है। अब जो ये डिस्क्राइब किया गया है ये ऑर्गेनिजम्स के अकॉर्डिंग किया गया है। ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स का नाम दिया गया है। अब जो बायोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने जो प्रिंसिपल और जो प्रोवाइड किया है साइंटिफिक नेम हर एक ऑर्गेनिजम्स को, तो उसी को बायोलॉजिकल्स नेम कहा गया। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब उसके बाद जो साइंटिफिक नेम दिया गया तो उसके अंदर दो कंपोनेंट है। जो दो कंपोनेंट के अंदर एक है उसका जेनरिक नेम और दूसरा है उसका स्पेसिफिक एपिथेटिक नेम। ठीक है, तो इस सिस्टम के अंदर उसने नाम को प्रोवाइड किया गया है दो कंपोनेंट के, तो इसलिए इन दोनों कंपोनेंट को कहा गया है बाइनोमियल नोमेनकल्चर। और जो बाइनोमियल नोमेनकल्चर दिया गया है ये सिस्टम दिया गया है कार्लस लिनियस ने। ठीक है, कार्लस लिनियस के द्वारा ये बाइनोमियल नोमेनकल्चर दिया गया है। अब जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है मैंगो कि जो साइंटिफिक नेम है मैंगो का वो है मैग्निफेरा इंडिका। ठीक है, तो जो यहाँ पे इसमें क्या है दो कंपोनेंट है यानी कि बाइनोमियल नोमेनकल्चर है। तो जो मैग्निफेरा है ये है इसका जेनरिक नेम और जो इंडिका है ये क्या है इसकी स्पेसिफिक है। तो इसके अंदर जो बाइनोमियल नेम है तो यहाँ पे मैग्निफेरा रिप्रेजेंटेड करती है कि जीनस। ठीक है, यानी कि जेनरिक नेम, तो जो जेनरिक नेम है वो जीनस कहा गया है और जो इंडिका है वो क्या है इसकी स्पीसीज है जो यहाँ पे दिखाया गया। अब जो यूनिवर्सिटी जो नोमेनकल्चर लिखने का यानी कि जो साइंटिफिक नेम लिखने का यहाँ पे कुछ रूल फॉलो किया गया। तो फर्स्ट रूल है कि जो बायोलॉजिकल नेम है वो जनरली लैटिन और रिटन इन द इटालियन भाषा के अंदर लिखा गया। ठीक है, जो लैटिन के अंदर लिखा गया। तो दूसरा इसमें था जो फर्स्ट लेटर होगा बायोलॉजिकल का वो जो जीनस है ये लिखा जाएगा फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर के अंदर, और उसके बाद जो दूसरा इसका जो इंडिका है तो इंडिका इसका लिखा जाएगा स्मॉल लेटर के अंदर। ठीक है, थर्ड रूल में बताया गया कि जो बायोलॉजिकल नेम है वो वहन यानी कि हैंडराइटिंग से लिखा जाएगा और उसके अंदर जो लिखे वक्त हैंडराइटिंग दोनों वर्ड क्या होंगे सेपरेट होंगे। यानी कि देखो यहाँ पे दोनों क्या लिख रखे हैं सेपरेट कर रखे हैं कि अलग अलग लिखे जाएंगे। तो फर्स्ट वर्ड डिनोटेड करेगा जीनस को जो स्टार्टिंग में लिखा जाएगा जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और दूसरा जो वर्ड डिनोटेड करेगा स्पीसीज को। ठीक है, जो स्पेसिफिक एपिथेलियल होगा यानी कि मैग्निफेरा इंडिका। और दोनों को लिखने के बाद इन दोनों को क्या करेंगे हम अंडरलाइन करेंगे पेंसिल से। अब जो नेम ऑफ द ऑथर ने इन सबको यानी कि स्पेसिफिक यानी कि दो बाइनोमियल देने के बाद अब उसके बाद इसने हर एक जो प्लांट्स और जो एनिमल्स यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म साइंटिफिक नेम दिया उसको क्लासिफाई किया है, इनकी वर्गीकृत किया है, इनकी सबका अलग अलग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग वर्ग में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो इस क्लासिफिकेशन करने के लिए उसने एक टैक्सोनॉमी दी है यानी कि टैक्सोनॉमी क्लासिफाई करने के लिए कि टैक्सोनॉमी बनाई। इसमें इस क्लासिफाई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई किया तो उसमें अलग अलग टैक्सामी क्लासिफाई अलग अलग वर्ग में क्लासिफाई किया तो अलग अलग वर्ग दिया, तो उसी डिफरेंट वर्ग यानी कि टैक्सा को टैक्सोनॉमी कहा गया। अब इसको क्लासिफाई कैसे किया कि जैसे सभी जो इंसेक्ट है इंसेक्ट को इसने एक वर्ग के अंदर रख दिया। ठीक है, उसी तरह से डॉग कैट लॉइन वगैरह ये आ गए तो इसने डॉग कैट और लॉइन्स वगैरह इन तीनों में भी से इनको डिफरेंट अलग अलग में किया गया है। वो सारे अलग अलग इसने इनकी जो मॉर्फोलॉजिकली
ठीक है। और जो इनको फिजियोलॉजिकली देख कर किया है कि जो कार्निवोर्स है या हर्बीवोर्स है, इनके जो आईज, लेग्स, इनके जो क्या फीचर है, इन सबको देखकर इसने सबको अलग अलग किया, फीचर में अलग अलग वर्ग में बांट दिया। जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, ठीक है, तो ये सभी क्या है, प्लांट है, तो इसने इसको प्लांटा में रख दिया, यानी कि सेम फीचर हो गए। उसी तरह से कैट, एनिमल्स, जो डॉग्स हो गए, मैमल्स है, ठीक है, इसने इसको मैमल्स में रख दिया। यहाँ पे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बींग्स, इनकी ये भी क्या है, हम भी किस में आते हैं, मैमल्स के अंदर, ठीक। इस तरह से इसने अलग अलग डिफरेंस यहाँ पे किया। तो जो साइंटिफिक टर्म ऑफ द दिस कैटेगरी इज द टैक्सा, और जो बेस ऑन द कैरेक्टरिस्टिक, यानी कैरेक्टरिस्टिक के बेस के ऊपर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको क्लासिफाई किया डिफरेंट टैक्सा के अंदर, और इसी प्रोसेस को इसने क्या कहा है, टैक्सोनॉमी कहा है। जो एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल development process and ecological information organisms are essential and form the basic of the modern taxonomic study, यानी कि जो इसको एक्सटर्नल, इंटरनल और जो इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो भी ऑर्गेनिजम्स की, ये सारी असेंशियल्स जो भी थी, ये सब ने इसने जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी की जो स्टडी की है उसमें रखा गया है। अब उसके बाद जो साइंटिफिक्स ने कि टैक्सोनॉमी वर्गीकरण करने के बाद जो भी क्लासिफिकेशन थी वो इसके जो वेरियस जो ऑर्गेनिजम्स के हैं उसके यूजेज के अकॉर्डिंग रखा गया है, ठीक है। अब जो टैक्सोनॉमी, कोई भी इसके अंदर समथिंग जो न्यू नहीं है, इसके अंदर जो ह्यूमन्स बीइंग्स यानी कि लॉन्ग समय से जो चलते आ रहे हैं, जो हमें इसके अंदर नॉट interested is knowing more about different kind of organism and their diversity, but also the relationship among them, कि this branch of the study was referred to as the systematic, कि इसके अंदर जो ह्यूमन्स बीइंग्स है जो लंबे समय से चले आ रहे हैं उसको जो जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स वगैरह है, लेकिन इसके अंदर फिर भी एक इनका आपस में एक दिलचस्प है, ठीक है, इसकी डाइवर्सिटी और ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरकनेक्ट है, तो इसके अंदर आपस में क्या है, इनका एक रिलेशनशिप बना हुआ है, तो इसी को ब्रांच ऑफ द स्टडीज रेफर टू किया है, इसको सिस्टमेटिक यानी कि एक सिस्टम में रखा गया है। तो जो वर्ड सिस्टमेटिक इज द ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा विच मीन्स द सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। जो लीनियस था, यूज सिस्टमा नेचुर एज द टाइटल ऑफ द पब्लिकेशन, जो लीनियस साइंटिस्ट था उसी ने यूज किया था सिस्टमा नेचुर ऑफ द इस टाइटल को, ठीक है, इसी साइंटिफिक ने। अब उसमें जो टैक्सोनॉमी कैटेगरी आती है, तो टैक्सोनॉमी कैटेगरी के अंदर सबसे पहले हमारा फर्स्ट आता है टैक्सोनॉमी कैटेगरी। तो फर्स्ट एक टैक्सोनॉमी कैटेगरी क्या होता है, तो जो क्लासिफिकेशन क्या था कि हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग क्लासिफिकेशन कर दिया, तो उसके अंदर नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस, उसमें एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं था, बहुत सारे जो हायरी के जो स्टेप थे इन्वॉल्व थे, तो हर एक स्टेप जो है रिप्रेजेंटेड कर दिए एक रैंक को, एक कैटेगरी को, ठीक है। तो फर्स्ट इसके अंदर जो कैटेगरीज आती है वो एक ओवरऑल टैक्सोनॉमी अरेंजमेंट होती है जिसको कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, यानी कि जो ऑल कैटेगरी टुगेदर कंसिस्ट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जो ईच कैटेगरी रेफर्ड ए यूनिट ऑफ द क्लासिफाई, कि हर एक कैटेगरी जो यूनिट को क्लासिफाई करती है, जो रिप्रेजेंटेड करती है एक रैंक को, वही क्या कहलाती है, टैक्सोन कहलाती है, यानी कि जिसको हम टैक्सा कहते हैं। अब जो टैक्सोनॉमी कैटेगरी के अंदर कैन बी include a illustrated by the example, यानी कि इंसेक्ट रिप्रेजेंटेड ग्रुप द ऑर्गेनिज्म शेयर कॉमन फीचर लाइक 3 पेयर, जैसे इंसेक्ट दे दिया, ठीक है, तो इंसेक्ट का क्या है, ऑर्गेनिज्म के कॉमन फीचर है, यानी कि इसके 3 पेयर ज्वाइंट लैग है। इसका मतलब है कि ये क्या है, एक इंसेक्ट के अंदर, यानी कि जिसको भी 3 पेयर ज्वाइंट लैग के अंदर, उसको किस में ले लिया, इसने इंसेक्ट के अंदर ले लिया, और इसको रिकॉग्नाइज कर दिया कंसंट्रेट ऑब्जेक्ट, और फिर इसको इसमें क्लासिफाई कर दिया, ठीक है, और उसको फिर क्या किया, एक रैंक दे दी, यानी कि जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स थे जो इंसेक्ट के अंदर, उसको उसमें एक रैंक दे दी, और इसको एक रैंक के थ्रू इस कैटेगरी में इसको रिप्रेजेंटेड कर दिया, यानी कि डिनोटेड कर दिया। अब हर एक रैंक यानी कि हर एक टैक्सा एक यूनिट में क्लासिफाई की गई। अब इस टैक्सा ग्रुप ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो बायोलॉजिकल एंट्री थी उसके अंदर वो उसके मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग दी गई, ठीक है। तो सबसे पहले इसके टैक्सोनॉमी स्टडी के अंदर ऑल नो ऑर्गेनिजम्स लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉमन कैटेगरी सच एज द किंगडम। किस तरह से बताई, सबसे पहले उसके अंदर किंगडम के बाद हम लिखेंगे फाइलम यानी कि डिवीजन, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, ठीक है, ये इसके अंदर कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया। ऑल ऑर्गेनिजम इंक्लूड दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैज स्पीसीज एज द लोवेस्ट कैटेगरी, कि जितने भी प्लांट और एनिमल किंगडम थे वो सभी की स्पीसीज को लोवेस्ट कैटेगरी के अंदर रखा गया।
अब आपके अंदर एक क्वेश्चन आता है कि हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म वेरियस कैटेगरी, की हर एक ऑर्गेनिज्म की जो अलग अलग कैटेगरी कैसे है। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है नॉलेज के अंदर, जो कैरेक्टर्स की, जो एन इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको उसके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग इसमें जो कैरेक्टर के अकॉर्डिंग उसमें इसको कैटेगरी दी गई है, ठीक है, जिसके द्वारा हम इसमें आसानी से इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या इसमें इसके हेल्प थ्रू है कि आइडेंटिफाई द सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी, इसके अंदर क्या है, कौन सा ऑर्गेनिज्म सेम काइंड का है, ठीक है, और किस तरह से ऑर्गेनिज्म कौन सा अलग है, ठीक, इस तरह से इसमें क्लासिफिकेशन दी गई है कि हम इसमें आसानी से जान सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है स्पीसीज। स्पीसीज टैक्सोनॉमी कंसीडर ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद द फंडामेंटल सिमिलरली एज द स्पीसीज। जो फंडामेंटल सिमिलरिटीज होगी उसको इसने स्पीसीज दी है, ठीक है, यानी कि जिसमें सेम होगा वो उसको स्पीसीज का नाम दे दिया गया। से यहाँ पे कंसीडर मैग्निफिरा इंडिका, कंसीडर यहाँ की जो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस के अकॉर्डिंग, तो जो मैंगो का नाम था मैग्निफिरा इंडिका, तो मैग्निफिरा इंडिका के अंदर जो इंडिका था ये क्या है, एक स्पीसीज है। उसी तरह से सोलम ट्यूबरसोम यानी कि पोटैटो, ठीक है, तो ट्यूबरसोम भी इसके अंदर स्पीसीज होगी। पैंथेरा लियो, तो लियो भी इसके अंदर स्पीसीज होगी। तो तीनों नाम के अंदर ये क्या है, जो तीनों इसकी क्या है, स्पीसीज है, ठीक है। और जो फर्स्ट इसका जो मैग्निफिरा है, सोलनम्स है, पैंथेरा, ये इसका जेनरा यानी कि जेनरिक नेम है जो जेनरिक को रिप्रेजेंटेड करेगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है जीनस। जीनस कॉम्प्रोमाइज ए ग्रुप ऑफ द रिलेटेड स्पीसीज, यानी कि जीनस है वो कॉम्प्रोमाइज करेगा ग्रुप ऑफ द रिलेटेड स्पीसीज, यानी कि जो स्पीसीज है वो कौन से ग्रुप से रिलेटेड है। इसके अंदर इसका जो मोर कैरेक्टरिस्टिक कॉमन होगा कंपेराइज टू स्पीसीज टू अदर जीनस से। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो जेनरा होता है वो एग्रीग्रेट क्लोजली रिलेटेड होगा स्पीसीज से, यानी कि स्पीसीज और जीनस दोनों आपस में को रिलेटेड हो गए। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे पोटैटो, ब्रिंजल आर द दो डिफरेंट स्पीसीज हो गई, लेकिन दोनों बिलोंग करती है स्पीसीज और द सोलेनस, ठीक है, सोलेनम, दोनों सोलेनस जीनस से है। अब जो लुआइन और लियोपोड है एंड टाइगर, ये भी सर्वाइवल जो कॉमन इसके अंदर तीनों का क्या है, कॉमन फीचर है। तो इसमें हर स्पीसीज का जो जीनस है वो क्या दे रखा है, पैंथेरा है, यानी कि तीनों का सेम फीचर है, कॉमन फीचर आ रहा है, तो इसको जो नाम दिया है जीनस का वो क्या है, पैंथेरा है, ठीक है। तो जो जीनस डिफरेंट फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इनक्लूड द कैट, और जो बिल्ली है उसका जो क्या है, फेलिस है। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा फैमिली। फैमिली इसकी जो नेक्स्ट कैटेगरी है, तो इसके अंदर फैमिली के अंदर एक ग्रुप जो रिलेटेड किया गया है जेनरा से, यानी कि जो स्टिल लेस नंबर ऑफ द सिमिलरली एज कंपेयर टू द जीनस और स्पीसीज, जो जीनस और स्पीसीज से कम नंबर जो रिलेटेड करता है, यानी कि जीनस और स्पीसीज ज्यादा दोनों क्लोजली, लेकिन फैमिली इन दोनों यानी कि जो इन दोनों से भी कम रिलेटेड हो। तो फैमिली के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक रखा गया है वो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर के बेस पे रखा गया है प्लांट स्पीसीज में, ठीक है, कि वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ द प्लांट स्पीसीज। उसी तरह जो प्लांट का कुछ एग्जांपल जैसे 3 डिफरेंट जेनरा दिया है, सोलेनम, पिटूनिया एंड धतूरा, ये दोनों प्लेस रखे हैं, इसकी फैमिली है सोलेनेसी, ठीक है। और उसी तरह से एनिमल्स का जो जीनस है पैंथेरा, पैंथेरा यानी कि लुआइन का भी है, टाइगर का, लियोपोड का भी है, ठीक है। तो इसका जीनस, और जो कैट का है वो किसका रखा गया है, फेलिस का। तो इसकी जो फेलिस की जो फैमिली होगी वो क्या है, फेलिडिया, ठीक। तो इसी तरह से इसमें जो कैट और डॉग को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, तो इसमें जो डिफरेंट तरह से सेपरेट यानी कि दोनों की क्या है, अलग अलग फैमिली है इसमें। तो इसमें क्या है, फेलिडिया है और इसमें यहाँ पे कैनिडिया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ऑर्डर। ऑर्डर के अंदर जो कैटेगरी लाइक स्पीसीज, जीनस और फैमिली जो बेस्ड ऑन ए नंबर ऑफ द सिमिलरली कैरेक्टर्स, इसमें जनरली जो ऑर्डर और जो अदर हायर टैक्सोनॉमी कैटेगरी होती है वो आइडेंटिफाई की गई है बेस्ड ऑन द एग्रीग्रेट ऑफ इट्स कैरेक्टर। जो ऑर्डर इज बीइंग इन द हायर कैटेगरी, किसके अंदर क्या है, एक हायर कैटेगरी है जो असेंबली टू फैमिली से जो एग्जिबिट द कुछ सिमिलरिटी ऑफ द कैरेक्टर, की कुछ ही कैरेक्टर इसके अंदर सिमिलरिटीज हो गए, जैसे सिमिलर कैरेक्टर लेस इन द नंबर ऑफ द कंपेयर द डिफरेंट जेनरा इंक्लूड फैमिली। प्लांट फैमिली लाइक convolvulaceae, solanaceae are included in the order Polemoniales, namely based on the floral characters। ये जो प्लांट्स का जो इसमें रखा गया है ऑर्डर्स के अंदर वो इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स के ऊपर रखा गया है। और जो एनिमल्स का जो ऑर्डर है वो है कार्निवर्स, यानी कि जो कार्निवर्स इंक्लूड फैमिली लाइक द फिलिएडी एंड द कैनिडी। जो कार्निवर्स एनिमल्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है
फिलियडी एंड द कैनिडी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्लास। क्लास के अंदर जो कैटेगरी इंक्लूड की गई है और रिलेटेड टू द ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर के बाद हमारी नेक्स्ट आती है क्लास। तो क्लास के अंदर जो प्रिमिटिव कंपेरेटिव जैसे मंकी, गोरिल्ला, गिबलिन जो प्लेस मैमलिया क्लास के अंदर रखा गया है। ठीक है, ये सारे जिनका ऑर्डर क्या है, कार्निवोर है, जो इंक्लूड करते हैं एनिमल्स के अंदर, और टाइगर, कैट और डॉग भी। तो क्लास मैमलिया ऑर्डर दीजिए, यानी क्लास इन सभी ऑर्डर की होगी मैमलिया। नेक्स्ट क्लास के बाद आता है हमारा फाइलम, यानी कि फाइलम के अंदर जो क्लास कंप्राइज इनके एनिमल्स लाइक फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलोंग विद द मैमल्स, यानी कि किस में से रिलेटेड करते हैं, ये मैमल्स में है या प्लांट्स के अंदर है या फिशेज के अंदर है। तो ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो फाइलम में रखा गया है। जो एम्फीबिया होगा उसको एम्फीबियन, रेप्टिलियाज के अंदर रेप्टिलियाज और बर्ड्स और उसी तरह से मैमल्स में। ठीक, इस तरह से इसमें नेक्स्ट इसका जो हायर कैटेगरी कहा गया है वो है फाइलम है। जो बेस किया गया है कॉमन फीचर्स, यानी कि लाइज जो प्रेजेंट नोटोकॉर्ड और डोर्सल होलो न्यूट्रल सिस्टम के अकॉर्डिंग फाइलम भी रखा गया है। ठीक है, इसके अंदर कुछ सिमिलरिटीज होगी जो हायर कैटेगरी की, वो कहलाएगी डिवीजन। फाइलम के बाद नेक्स्ट हमारा जो है किंगडम आता है। किंगडम यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो भी फाइलम्स के अंदर जो आते हैं हाईएस्ट कैटेगरी के बाद, वो कहलाते हैं किंगडम। जो किंगडम यानी कि एनिमिलिया इज द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो किंगडम एनिमिलिया है वो क्लासिफिकेशन सिस्टम है एनिमल्स का। कि किंगडम ऑफ द प्लांटा, ठीक है, ये प्लांट्स का होगा। उसी तरह से ऑल प्लांट वेरियस डिवीजन, कि जितने भी प्लांट्स को डिवीजन होगा वो प्लांटा के अंदर होगा। अब जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो स्पीसीज है किंगडम्स की, इनकी जो किस में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखी जाएगी हमेशा। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले हमारा जो लोएस्ट क्या आएगा, स्पीसीज, स्पीसीज के बाद जीनस, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन एंड किंगडम। ऑलमोस्ट जो इस चैप्टर में से पूछा जाता है ये इसकी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पूछी जाती है, जो हमें इसके अरेंजमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, इनकी असेंडिंग ऑर्डर में। अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हो तो फिर इसके अंदर जो एरो यानी कि डाउनवर्ड आएगी, तो फिर आपको इसको स्पीसीज को ऊपर लेके जाना पड़ेगा और किंगडम को नीचे लेके आना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद कुछ ऑर्गेनिजम्स दे रखे हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में। जैसे यहाँ पे कॉमन नेम है मैन, ठीक है, यानी आदमी। तो आदमी का जो बायोलॉजिकल नेम्स यानी कि होमोस्पेंसिस, जो होमोस्पेंसिस का यहाँ पे जो होमो क्या है, जीनस है, यानी कि जेन, यहाँ पे ये होमो हो गया, स्पेंसिस क्या हो गया, यहाँ पे इसकी स्पीसीज है। ठीक है, तो इसकी जो फैमिली होगी वो होगी होमिनिडिया। ठीक, ऑर्डर होगा प्राइमेटा और क्लास कौन सी होगी, मैमलिया, यानी कि मैमल्स के अंदर आते हैं। और फाइलम और डिवीजन क्या है इसका, कोडेटा, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स है वो किस में आता है, कोडेटा के अंदर आते हैं। क्योंकि फाइलम और डिवीजन कोडेटा और नॉन कोडेटा के बेस पे इसमें रखा है, और दूसरा इसमें डोर्सल होलो या न्यूरल सिस्टम के बेस पर। हाउस फ्लाई का जो बायोलॉजिकल नेम मुस्का, डोमेस्टिका, ये मुस्का और मुसेडिया और डाइपिटेरा, और इसको इंसेक्ट क्लास में रखा है, ये क्या है, आर्थ्रोपोडा है। ठीक है, इसी तरह से इसमें मैंगो का और व्हीट का, गेहूं का दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे अब आता है हमारा टैक्सोनॉमिकल एड्स, यानी कि टैक्सोनॉमिकल एड्स के जो स्पीसीज हैं जो हमने स्टडी की है, इसके अंदर प्लांट और एनिमल जो भी अदर ऑर्गेनिजम्स है उन सब के अंदर की गई है। ठीक है, जो यूजफुल है एग्रीकल्चर के अंदर, फॉरेस्ट में, इंडस्ट्री में, और जनरल जो इसकी नोविंग हमें बायो रिसर्च और उसके साथ ही इसकी डाइवर्सिटी के अंदर मिलती है। ठीक है, यानी कि जो भी हम स्टडी करते हैं तो हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो वो टैक्सोनॉमी के थ्रू हम करेंगे, तो उसमें आसानी से हमें ये पता चल जाता है कि इसका जो जीनस, फैमिली, स्पीसीज वगैरह इसमें क्या है। तो स्टडी वुड रिक्वायर्ड करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो इस स्टडी से हमें करेक्ट इसकी क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन पता चल जाती है ऑर्गेनिजम्स की। जो आइडेंटिफिकेशन ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड करती है इंस्टेंटिव लेबोरेटरी और फील्ड स्टडी के लिए। जो कलेक्शन ऑफ द एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ द प्लांट एनिमल स्पीसीज असेंशियल एंड इज द प्राइम सोर्स ऑफ द टैक्सोनॉमिक स्टडी। टैक्सोनॉमिक स्टडी का ये क्या है, एक प्राइम सोर्स है। जो भी फंडामेंटल स्टडी जो असेंशियल ट्रेनिंग्स वगैरह होती है किसमें, इनकी सिस्टमेटिक्स में, कि इसका प्रयोग क्लासिफिकेशन करने में ऑर्गेनिज्म का, उसके साथ ही हमें इससे क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन भी मिलती है। ठीक है, जो हम स्पेसिमेंस वगैरह जो स्टोर वगैरह करके भी रख सकते हैं, इनकी इसमें स्टोर की जाती है। अब कुछ केसेस के अंदर जो स्पेसिमेंस होते हैं, इनके स्पेसिमेन प्रिजर्व किए जाते हैं फ्यूचर स्टडी के लिए।
देखिए फ्यूचर स्टडी के अंदर जैसे आप म्यूजियम वगैरह देखते हो, ठीक है, म्यूजियम में है तो म्यूजियम में क्या होते हैं, स्पेसिमेंस रखे जाते हैं फ्यूचर स्टडी के लिए। इसमें तो जो बायोलॉजिकल establish certain procedure and the technique to store and preserve the information well as the specimen। कि जो बायोलॉजिकल एस्टेब्लिश जो सर्टेन जो प्रोसीजर है, एक टेक्निक है जिसके अंदर जो स्पीसीज को जो स्टोर करके रखा जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। इसमें तो सम ऑफ दीज आर द एक्सप्लेन हेल्प अंडरस्टैंड दीज यूजेस द एज। तो इसके अंदर कुछ हेल्प लिए हमारे यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। तो फर्स्ट आता है हमारा हर्बेरियम। हर्बेरियम के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी प्लांट्स होते हैं, इनकी प्लांट की जो स्पीसीज होती है उसको हम ड्राई करके और उसको एक सीट लेके उस सीट के ऊपर हम उस पर क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। और उसके बाद उस पर हम उसकी जो पूरी क्लासिफिकेशन है कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी लिखते हैं कि कौन से किंगडम से, फाइलम से, क्लास से, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सब। और उसके साथ में हम डेट लिखते हैं कि ये स्पीसीज हमने कौन सी डेट पर यहाँ पर इस सीट पर प्रिजर्व की है, ठीक। इसमें ये सारी वो सीट क्या कहलाती है, हर्बेरियम सीट कहलाती है। और उसको फिर हम एक फाइल में अरेंजमेंट करके रख देते हैं। तो हर्बेरियम इज द स्टोर हाउस ऑफ द कलेक्टेड प्लांट स्पीसीज, यानी कि स्टोर हाउस है कलेक्टेड प्लांट स्पीसीज की, दैट आर द ड्राइड यानी कि सूखे, एंड प्रेस एंड द प्रिजर्व ऑन द सीट, एंड फर्दर दिस सीट आर अरेंज अकॉर्डिंग टू ए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। और जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम की है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। और दिस स्पेसिमेंस अलोंग with their description on herbarium sheet become a store house and repository for further uses. The herbarium sheets also carry a label providing information about the date and place of the collection, English, local and botanical name, family, collector name, etc. Herbarium also a quick reference system in the taxonomy study। इसके साथ ही हम इसमें इनकी लेबल करते हैं पूरी इंफॉर्मेशन, जो डेट होती है, प्लेस ऑफ द कलेक्शन का, और इसका जो बोटनिकल नेम, लोकल नेम और इंग्लिश नेम, और ये सभी लिखकर हम इसको टैक्सोनॉमी स्टडी के अंदर इसमें हर्बेरियम शीट में इसमें स्टोर करते हैं, ठीक है। ये आपका डायग्राम में जैसे दिखा रखा है, हर्बेरियम स्टोरिंग स्टोर स्पेसिमेंस के अंदर ये फाइल है, इसके अंदर इसमें पेस्ट करके रखते हैं। नेक्स्ट आता है बोटनिकल गार्डन। बोटनिकल गार्डन के अंदर जो लिविंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो लिविंग प्लांट्स की कुछ स्पीसीज होती है उनको क्या किया जाता है, ग्रो कर दिया जाता है। और उनको किसी पर्पज के लिए यानी कि आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, ठीक है, जो प्लांट्स अंदर, ताकि हम उसके अंदर फ्यूचर के अंदर कुछ उसमें जो साइंटिस्ट और उसमें नेम वगैरह दे देते हैं, और जो बोटनिकल उसमें इंडिकेट कर देते हैं, लेबल्स कर देते हैं, ठीक है। जो उसकी जो फैमिलीज वगैरह क्या है, क्या इसका नाम है, इसका जो साइंटिफिक नाम क्या है, ये सब। और उसको जो किसके लिए ग्रो करते हैं, कुछ आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए। जैसे आप देखते हो कि कॉलेज वगैरह के अंदर बोटनिकल गार्डन होते हैं तो उसमें कुछ प्लांट ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। तो आप जब स्टडी वगैरह करते हो तो बोटनिकल गार्डन के अंदर जाके जो कुछ फ्लावर्स प्लांट्स वगैरह के स्टडी करते हो, ठीक। तो ये सारे क्या है, बोटनिकल, उनको बोलते हैं बोटनिकल गार्डन। तो दिस स्पेशलाइज्ड गार्डन, एक स्पेशलाइज्ड गार्डन होते हैं, हैज कलेक्शन ऑफ द लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस। प्लांट स्पीसीज इन दिस गार्डन आर ग्रो, जो प्लांट स्पीसीज होती है गार्डन के अंदर ग्रो कर दिए, आइडेंटिफिकेशन पर्पज, एंड द ईच प्लांट इज लेबल इंडिकेटिंग द बोटनिकल साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। द फेमस बोटनिकल गार्डन आर एट क्यू यानी कि इंग्लैंड के अंदर जो प्रेजेंट है, इंडियन बोटनिकल गार्डन हावड़ा जो इंडिया में है, और नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में प्रेजेंट है जो इंडिया में। नेक्स्ट आता है म्यूजियम के अंदर। जिस तरह से बोटनिकल गार्डन के अंदर जो लिविंग प्लांट लगाए जाते हैं, उसी तरह से म्यूजियम के अंदर क्या करते हैं, जो एक ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो ऑर्गेनिज्म जूलॉजिकल्स के अकॉर्डिंग जो बायोलॉजिकल म्यूजियम्स में एजुकेशनल या फिर इंस्टीट्यूट होते हैं, स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, तो उसके अंदर कुछ जो प्रिजर्व प्लांट्स और जो एनिमल्स जो स्पीसीज होती है उनको स्टडीज और रिफरेंस वगैरह के थ्रू कारण उनको क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और कलेक्ट करके उनके जो स्पेसिमेंस वगैरह को प्रिजर्व करता है और उसके कंटेनर जार में रखा जाता है किसी सॉल्यूशन के अंदर, ताकि उसमें से स्मेल वगैरह ना आए, खराब ना हो, कि सेफली आपको दिखाई दे, ठीक है, उसके अंदर। और उसमें भी इसी तरह से उसको आइडेंटिफाई करके रखा जाता है, प्लांट्स और एनिमल्स जो भी रखे जाते हैं प्रिजर्व करके, तो वो होता है म्यूजियम से, ठीक है। तो म्यूजियम है द कलेक्शन ऑफ द प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड द रिफरेंस। जो स्पेसिमेंस आर द प्रिजर्व इन द कंटेनर और जार्स इन द प्रिजर्वेशन सॉल्यूशन। प्लांट और एनिमल स्पीसीज में ऑल्सो बी द प्रिजर्व एट द ड्राई स्पेसिमेंस
इंसेक्ट आर द प्रीजर इन द इंसेक्ट बॉक्स, जो इंसेक्ट होते हैं इंसेक्ट बॉक्स में रखे जाते हैं आफ्टर कलेक्टिंग के बाद, और किलिंग एंड द पाइनिंग, जो उसको मार के और उसको पिन से लगा के इनके अटैच करके रखा जाता है। और जो लार्ज एनिमल्स लाइक जैसे बर्ड और मैमल्स होते हैं यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रीजर्स, और म्यूजियम ऑफ्टन हैव कलेक्शन ऑफ द स्केलेटन ऑफ द एनिमल, जो म्यूजियम के अंदर इनकी प्राय जो एनिमल्स के स्केलेटन रखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क मीन्स कि जू, जैसे आप जू में जो भी एनिमल्स देखने जाते हो उसके अंदर, तो वो क्या है, एक जूलॉजिकल पार्क कहलाता है। तो इसके अंदर वह जगह होती है जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स रखे जाते हैं। ठीक है, एनवायरमेंट्स के प्रोटेक्टेड के लिए, उसमें जो ह्यूमन केयर अंडर द ह्यूमन केयर है कि जो ह्यूमन की देखभाल के लिए देखभाल के अंडर रहते हैं, उसमें अनेबल टू सी द लर्न अबाउट द देयर फूड हैबिटेट एंड द बिहेवियर। दीज आर द प्लेस, यानी वह जगह है जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स कैप्ट इन द प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट अंडर द ह्यूमन केयर एंड विच एनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिटेट एंड द बिहेवियर। ठीक, ऑल ऑर्गेनिजम्स इन ए जू आर द प्रोवाइडिंग ऑल एनिमल्स, यानी कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो हमें प्रोवाइड होते हैं जू के अंदर, एज फॉर एज इन जितना पॉसिबल हो सके, द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट से, यानी कि जो कंडीशन होती है उनकी सिमिलरली होती है कि नेचुरल हैबिटेट में रखा जाता है उन्हें वहाँ पे, जहाँ पे चिल्ड्रन फिर उनको विजिट करते हैं, उनकी देखते हैं, बच्चों को पसंद होता है पार्क में और जू वगैरह में कॉमनली जो देखने को, तो जैसे कॉमनली कॉल्ड जू, हमें जू कहते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं जूलॉजिकल पार्क। उसके बाद आता है की एक अनदर टाइप का टैक्सोनॉमिकल एड्स है जिसका प्रयोग किया जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट और एनिमल्स के लिए, जो बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटी, जो सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी पर बेस होता है। द कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्टिव कैरेक्टर जनरली इन ए पेयर कॉल्ड कपलेट। कीज जो बेस होता है ऑन द कॉन्ट्रैक्टेड कैरेक्टर्स पर, जो जनरली जो एक पेयर होता है उसको कहते हैं कपलेट। ये रिप्रेजेंटेड करता है चॉइस मेड बिटवीन द टू अपोजिट ऑप्शन, दो अपोजिट ऑप्शन की जो चॉइस पे रिप्रेजेंटेड करता है कि इसमें जो रिजल्ट होता है वो एक्सेप्टेंस होता है, कि जिसमें से एक लेना होता है और दूसरे को हमें रिजेक्ट करना होता है। जो रिजेक्ट किया जाता है तो स्टेटमेंट इज द की इज कॉल्ड ए लीड, यानी कि जो स्टेटमेंट की होती है उसको हमें लीड करेंगे। तो सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज सच एज फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज। की आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। अगर हम इन शॉर्ट में जाने तो जो की होती है वो एक टैक्सोनॉमी का एक पार्ट होता है। ठीक है, टैक्सोनॉमिकल से होता है जिसके अंदर जो हम टैक्सोनॉमी के अंदर जो वर्गीकृत किया है जितने भी प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स को, अंदर ऑर्गेनिजम्स वगैरह को, एनिमल्स और प्लांट्स जो भी फंजाई बैक्टीरिया वगैरह सबको, तो उसके अंदर उसमें इसका प्रयोग आइडेंटिफिकेशन करने के लिए किया जाता है कि प्लांट है या एनिमल्स है या क्या है। तो जो हम आइडेंटिफिकेशन इसमें करेंगे तो उसकी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी, यानी कि जो समानता और असमानता को देखते हुए करेंगे। तो इससे हम उसके जो कैरेक्टर्स के थ्रू जो हम पता लगा सकते हैं कि ये क्या है। तो जो की का जो आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट से जो कैरेक्टर्स होगा वो क्या कहलाता है, कॉल्ड कपलेट कहलाता है। ठीक है, अब जो की के अंदर जो हम इसमें सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग यानी कि डिसिमिलरिटी के अकॉर्डिंग जो पता करेंगे, तो इसके लिए जो टैक्सोनॉमी का जो की बनाया गया है, तो जो टैक्सोनॉमी कैटेगरी के अंदर हमें पता है कि फैमिली, जीनस और स्पीसीज ये सब रखा गया है आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए। लेकिन जो की है वो एक एनालिटिकल है जनरली, यानी कि नेचर के अंदर। इसमें की के अंदर क्या है, जो प्रकृति का एनालिटिक किया गया है, इनकी एनालिटिकल होता है विश्लेषण, इनकी विश्लेषण किया गया है। ठीक है, तो विश्लेषण के अकॉर्डिंग यानी की में क्या रखा गया है, फ्लोरा है, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ एंड कैटालॉगस, ये कुछ अदर्स जो मीन जो रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन किए गए हैं। ठीक है, तो फ्लोरा के अंदर क्या आता है कि जो फ्लोरा में ये पहले ये कि जो ये हेल्प करेंगे ये सारे, तो ये इसमें हेल्प करेंगे आइडेंटिफिकेशन के अंदर। तो जो फ्लोरा के अंदर जितने भी जो हैबिटेट और जो डिस्ट्रीब्यूशन जो प्लांट है, यानी कि जिस भी एरिया से हमने लिए हैं, तो फ्लोरा के अंदर हम किसका डिस्क्रिप्शन करेंगे, प्लांट्स के अंदर, यानी कि जो भी टैक्सोनॉमी के अंदर जितने भी जो प्लांट्स हैं वो सारे किस में रखे गए हैं, कि फ्लोरा के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो मैनुअल्स आता है, तो मैनुअल्स का जो यूज किया गया है यहाँ पे, तो वो प्रोवाइड करेगा हमें इंफॉर्मेशन, यानी कि जितनी भी जो स्पीसीज है वो किस एरिया से हमें मिली है। ठीक है, इनकी कौन से एरिया से ली गई है, तो इस एरिया के अंदर वहाँ की हमें इंफॉर्मेशन देगी। और उसके अलावा यूजफुल जो प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के अंदर। और जो मोनोग्राफ है, मोनोग्राफ कंटेन करेगा इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्स, यानी किसी भी टैक्सोन की जो उसके अंदर ये इसकी हमें जानकारी देगा। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।